मॉर्निंग क्लास 12। तो अगला प्रश्न चलते हैं, हम बढ़ते हैं। वसंत आया, आखिरी प्रश्न है ये। कल तो मैंने आपको प्रश्न संख्या 5 तक करा दिया था और पॉइंट्स में लिखना है ये भी बताया था। तो प्रश्न संख्या 5 को एक बार मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि काफ़ी लंबा आंसर आप यही सोच रहे होंगे। प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, इस पर आपको अपना विचार व्यक्त करना है। हाँ, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, तो मैं इसमें ये पॉइंट दे दूँगी। ये मूल आधार है, मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर है और प्राचीन काल से ही प्रकृति की पूजा की जा रही है। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ तक लिख लीजिए, प्रकृति द्वारा मानव को जीवन प्रदान करने के कारण ही उसे मनुष्य की सहचरी माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद आप आखिरी में एंडिंग पॉइंट में ये कर लीजिएगा, अतः अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए मनुष्य को प्रकृति का स्वरूप भी बचाना चाहिए। और इसका जो संदर्भ है वो आज के समय में है। इस प्रकार से देखा जाए तो आज के संदर्भ में हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि प्रकृति मनुष्य की सहचरी, आप प्रकृति को जो देंगे ना वही प्रकृति आपको वापस देगी। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। आखिरी प्रश्न है, वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, उसका प्रतिपाद्य कीजिए। तो कवि चिंतित है, तो किस बात से चिंतित है वो आपको बताना है। तो वसंत आया कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य का प्रकृति से जो है वो रिश्ता टूट गया है और उसे वह पुनः कैसे जोड़ेगा। मतलब मनुष्य इतना अपने कामों में, धन कमाने में, अपने परिवार को चलाने में इतना व्यस्त है कि वो प्रकृति की तरफ ध्यान ही नहीं देता, ना ऋतुओं की तरफ ध्यान देता। तो कवि यह विचार प्रकट करता है, कवि जो है वो अपने मन का यह विचार प्रकट करता है कि आज भी पहले की तरह ऋतुओं में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु हम उस पर ध्यान नहीं देते और निरपेक्ष बने रहते, मतलब हमारा ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। और आज भी पत्ते झड़ते, कोपले फूटती, पलाश के वन लाल लाल फूलों से दहक उठते हैं, सुंदर लगते हैं, आग की लपटों की तरह लगते हैं, और कोयल, भ्रमर सब मस्ती भरे गीत गाते, परंतु हमारी नज़र या निगाह उस पर नहीं जाती। आधुनिक जो जीवन शैली है, वो आधुनिक जीवन शैली ने मनुष्य को इतना आत्मपरक और भावहीन कर दिया है कि वह प्रकृति के परिवर्तनों को अनुभूति से नहीं बल्कि कैलेंडर और दफ्तर की छुट्टी से जान पाता। पर आज का जो मनुष्य है वो अभी के जो जीवन शैली में ऐसा मतलब बिज़ी हो गया है ना कि अब वो बिल्कुल परिवर्तन को नहीं देखता है। अब वो सिर्फ कैलेंडर को देखकर जानता है कि अच्छा ये महीना चल रहा है, इस महीने में ये दिन छुट्टी है, ये दिन है। इस तरह से हम सिर्फ कैलेंडर देखकर अंदाज़ लगाते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सी ऋतु है, कौन सा महीना है। तो कवि इस बात के लिए चिंतित है कि मनुष्य का प्रकृति से रागात्मक एक संबंध जो है वो ख़त्म हो चुका है और वो कैसे पुनः स्थापित हो सकता है, ये बहुत आवश्यक है। रागात्मक, राग, किसी गीत को गाने के लिए राग की आवश्यकता होती है, जीवन को चलाने के लिए भी उस प्रकृति रूपी राग की आवश्यकता है। तो प्रकृति से प्रेम करिए और प्रकृति की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, कवि के कहने का अर्थ ये है। अगला काव्य था आपका तोड़ो। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक है? तो जाति, सांप्रदायिकता और संकीर्ण भावनाओं के प्रतीक है। अब जातिवाद है या सांप्रदायिकता रखते हैं या संकीर्ण भाव रखते हैं। ठीक है, अलग अलग जाति के लोग, संप्रदाय के लोग और ऐसे नैरो माइंडेड लोग जो होते हैं ना, वो जीवन में कुछ कर नहीं पाते, तो उन सारे लोगों को पत्थर और चट्टान के रूप से जो है प्रतीक भी रख के बताया गया कि अगर आपके मन में ऐसे भाव हैं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, अगला है भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसे की बीज को, हम इसको क्या कर डाले इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो भाव सौंदर्य में आप लिखिएगा कि यहाँ कवि ने यह भाव प्रकट किया कि जिस प्रकार मिट्टी में रस होने पर वह बीज का पोषण करती है, उसी प्रकार मन के द्वारा भी तभी सृजन कार्य संभव हो सकता है जब उसमें भाव रूपी रस भरा हो। भावना होनी चाहिए। आप किसी भी काम को कर रहे, उसके प्रति आपके मन में कोई भावना ही नहीं है तो आप उस काम को मन से नहीं कर पाएंगे। खीज यानी कि झुंझलाहट,
को कवि ने सृजन में बाधक बताया है। मतलब ये जो सृजन है, आप इसमें नए काम को करने में एक अरुचि जो है वो बाधक होती है। कवि उसे खोद कर बाहर निकालने की बात कर रहा है। गोरो शब्द की बार बार आवृत्ति कर कवि ने यह संदेश भी दिया है कि मन भूमि की बार बार गुड़ाई अत्यंत आवश्यक होती है, तभी उसमें बाधक तत्वों को हटाकर सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब अपने माइंड को फ्रेश रखिए, मन को फ्रेश रखिए, किसी भी काम की ओर ध्यान दीजिए तो आप किसी भी काम को अच्छे से कर पाएंगे, अन्यथा हर काम आपको बोझ लगने लगेगा। कविता का आरंभ तोड़ो तोड़ो से हुआ है और अंत गोड़ो गोड़ो से, इसमें विचार कीजिए। तो कविता का आरंभ तोड़ो तोड़ो से और अंत गोड़ो गोड़ो से हुआ है। ऐसा इसलिए, यहाँ से लिखिएगा, कवि ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वह सृजन में बाधक वस्तुओं को समाप्त करने पर जोर देना चाहता है। कवि का मानना है कि धरती की सृजन शक्ति को बनाए रखने के लिए पत्थर, चट्टान और बंजर, उर्सर, परती सबको हमें तोड़ देना आवश्यक है खेती करने के लिए। साथ ही मन की सृजनात्मकता क्षमता के लिए भी अरुचि, नीरसता या व्याकुलता जो है, इन सबको तोड़ना आवश्यक है। इस प्रकार देखा जाए तो धरती की जो गुड़ाई है उसी को करके ही बीज का पोषण किया जा सकता है तथा मन में भावों और विचारों के पोषण के लिए झुंझलाहट, चिढ़, कुड़न आदि को खोद कर निकालना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके मन में चिढ़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, एक ऐसी भावना है, नैरो माइंडेड है, चिड़चिड़ाहट है, झुंझलाहट है, दूसरे से चिढ़ते हैं, जलते हैं, परेशान है, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओ। इन सारी भावनाओं को मन से बाहर निकालने की बात की गई है। ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। यहाँ पे झूठे बंधनों और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है? तो कवि का तात्पर्य है कि आधुनिक युग में जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी संकीर्ण भावनाओं ने हर तरफ जड़ें फैला रखी कि वो हिंदू है तो हमारा भाई है, वो मुसलमान है तो हमारा दुश्मन है। ये देश की एकता को और अखंडता को रुकावट डालता है, ये उसको तोड़ता है। हमें ऐसे झूठे बंधन को तोड़ना होगा और अपनी आंतरिक भावना और आदर्शों को फिर से प्राप्त करने के लिए इसे अपने मन से तोड़कर फेंकना होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमें सभी धर्म के प्रति आदर रखना चाहिए। सभी हमारे संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू धर्म के हैं, कोई मुसलमान धर्म के हैं, सभी को अपना मानना चाहिए। कभी किसी से बैर, ईर्ष्या, जलन नहीं रखना चाहिए। मन में किसी काम के लिए अरुचि नहीं रखनी चाहिए, तभी जो है हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि आधे आधे गाने से तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार संपूर्ण गाने के सुने बिना उसका आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार आपसी भेदभाव तथा फूट के कारण हम अपनी एकता, अखंडता में व्याप्त या उदात्त अनुभूतियों का आनंद अकेले या अलग थलग होकर नहीं ले सकते। तो आधे आधे गाने से तो तात्पर्य यही है कि संपूर्ण गाना सुने बिना आपको वो गाना अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार अगर आप भेदभाव रखेंगे, एक दूसरे से फूट की भावना रखेंगे, तो आप अकेले जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि मानव जो है वो एक सामाजिक पशु है या सामाजिक प्राणी है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, बिना समाज के वो जी नहीं सकता। अतः हमारा अस्तित्व, व्यक्तित्व, राग, गीत सब एकता तथा संपूर्ण अस्तित्व के बिना जो है वो अधूरा है। तो आधे गाने जीवन में नहीं होने चाहिए, पूरे गाने होने चाहिए। तो भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, समांतर की भावना होनी चाहिए, समानता की भावना होनी चाहिए। ठीक है। और एक प्रश्न मैंने बच्चों को करने के लिए दिया था कि भारत में जो ऋतुओं का चक्र है उसे ज़रूर पढ़िएगा। ये प्रश्न हो सकता है आपको प्रैक्टिकल जवाब का हो, ये पूछा जा सकता है, तो ये अनिवार्य है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो ये आपका काव्यखंड पूरा हो गया। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे नई कहानी जो कि आपके अंतराल पुस्तक की होगी। धन्यवाद।